हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इवॉल्व्ड एंड इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। कॉन्स्टिट्यूशन को क्लासिफाई करने के वेरियस तरीके हैं। इट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन वेदर इट्स अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। इसको हम इवॉल्व्ड एंड इनैक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्लासिफाई कर सकते हैं, रिजिड और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्लासिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यूनिटरी एंड फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ पावर्स कैसा है। रिपब्लिकन और मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन में एंड पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन में भी इनको क्लासिफाई किया जा सकता है, जिसको क्लासिफाई करने का आधार होता है द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये अलग अलग तरीके हैं जिनके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन को क्लासिफाई किया जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि एक देश में अगर एक तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है तो वहां दूसरी टाइप्स नहीं देखने को मिलती। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यूएसए का एग्जाम्पल लें तो वहां प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन भी है, वहां का कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल भी है, वो रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन भी है और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी है। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे पहले दो टाइप्स की, यानी कि रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की और इवॉल्व्ड एंड इनैक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन की। बाकी की टाइप्स को अगली वीडियोस में एक्सप्लेन किया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी कि लिखित संविधान। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको ये सिंपलेस्ट वे में एक्सप्लेन करूं और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को ही आपसे शेयर करूं। So written constitution is the constitution which is present in the form of a document or a collection of documents or book. जैसा कि इसके नाम में ही मेंशन्ड है, written constitution एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो कि ना ही सिर्फ लिखित होता है बल्कि एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है, या वो कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, या एक किताब की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। तो जब भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन देखना है आप उस बुक को रेफर कर लो। ये होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। द डॉक्यूमेंट मेंशंस बेसिक रूल्स रिगार्डिंग द मेन ऑर्गन्स एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ द गवर्नमेंट। तो जो डॉक्यूमेंट होती है कॉन्स्टिट्यूशन की, चाहे वो बुक फॉर्म में हो या डॉक्यूमेंट फॉर्म में हो, वो क्या क्या मेंशन करती है? वो ऐसे रूल्स मेंशन करती है जिसके द्वारा सरकार फंक्शन कर सके, जो सरकार की पावर्स बताती है, उसके पास जो मेन ऑर्गन्स होते हैं उनकी पावर्स को स्पेसिफाई करती है। गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस के बारे में इसके थ्रू बताया जाता है। ये सब इंफॉर्मेशन इसमें कंटेन्ड होती है। सरकार को इसे फॉलो करना ही करना होता है। दैट्स वाई ऐसी सरकारों को कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट भी कहा जाता है। इट इज अ डेलिबरेट क्रिएशन। ये कॉन्शियसली क्रिएट की जाती है। इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन को प्लान किया जाता है प्रॉपरली। इस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन किसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा या किसी कन्वेंशन द्वारा बनाया जाता है। जैसे कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया था? वो भी तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही बनाया था ना। एंड इट कैन बी अमेंडेड एज पर द प्रोविजंस। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे ऐसे प्रोविजंस भी स्पेसिफाई होते हैं जिनके थ्रू उनको चेंज भी किया जा सकता है या अमेंड भी किया जा सकता है। और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट करता है इन कंट्रीज लाइक इंडिया, फ्रांस, यूएसए। इसके अलावा साउथ अफ्रीका में भी एग्जिस्ट करता है। भारत का जो संविधान है वो कब बनाया गया था? उसको अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 में, और इसको इन्फोर्स किया गया था कब? 26 जनवरी 1950 में। यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसने बनाया? वो फिलाडेल्फिया कन्वेंशन ने बनाया। तो ये होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात कर लेते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की मेरिट्स की। सबसे पहला तो एडवांटेज यही होता है एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का कि एक डेफिनेटनेस प्रोवाइड करता है। हर चीज प्रॉपर्ली डिफाइंड होती है, किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। अगर किसी भी प्रोविजन को लेकर एक नागरिक के दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन है तो वो सीधा जाके कॉन्स्टिट्यूशन की बुक खोल सकता है, उसको रेफर कर सकता है और उसकी जो कंफ्यूजन है वो दूर हो सकती है। तो देयर इज डेफिनेटनेस इन इट। किसी भी प्रकार की कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होता है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है। इसके अलावा आप ये भी बता सकते हैं कि कंफ्यूजन के चांसेस भी कम हो जाते हैं।
रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होने की वजह से, क्योंकि जो पावर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं अलग अलग ऑर्गन्स की, वो तो बहुत अच्छे से डिफाइंड होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जितने भी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन फॉर्म में प्रोवाइड कर देता है। अनदर एडवांटेज इज दैट इट इज स्टेबल एंड गाइड्स थ्रू द डिफिकल्ट सिचुएशंस। क्योंकि ये रिटन फॉर्म में होता है, ये एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इमरजेंसी पीरियड के दौरान भी ये ज़्यादा सूटेबल होता है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी इमरजेंसी प्रोविजंस है। उसमें क्लियरली बताया गया है कि इमरजेंसी के दौरान एक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर्स आ जाती हैं, और लोगों को भी पता होता है कि अगर देश में इमरजेंसी लग गई है तो उनके पास क्या क्या राइट्स हैं या नहीं हैं। तो इससे वंस अगेन एक क्लैरिटी रहती है। इट इज द बेस्ट चॉइस फॉर अ फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट के लिए भी एक बहुत अच्छी चॉइस है, क्योंकि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू क्या होगा, यूनियन गवर्नमेंट की पावर्स को भी स्पेसिफाई कर दिया जाएगा, और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है उसकी पावर्स को भी स्पेसिफाई कर दिया जाएगा। तो उनके जो बीच के कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस है ना, वो कम हो जाएंगे। इट इज ईजी टू अंडरस्टैंड द कंटेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट की तौर पर अवेलेबल है, एक बुक की फॉर्म में अवेलेबल है, तो इसको समझना बहुत आसान हो सकता है। इसकी एक्सेसिबिलिटी बहुत ईजी है। इसे लोग पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ताकि वो अपने राइट्स जान सकें, ड्यूटीज जान सकें, और उन्हें ये भी पता चलता है कि अगर उनके राइट्स को ब्रीच किया गया है तो वो क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं। एंड इट रिड्यूसेस द क्लैश ऑफ फंक्शंस बिटवीन द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। हर एक ऑर्गन को जो कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी पावर दी गई है उसको एक्सरसाइज करना होता है। दे हैव टू वर्क एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की पावर्स को क्लियरली डिफाइन कर दिया जाएगा, उनके फंक्शंस को क्लियरली डिफाइन कर दिया जाएगा, देयर विल बी अ लेस चांस ऑफ क्लैश ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस आपस में क्लैश नहीं करेंगे, क्योंकि सभी ऑर्गन्स के फंक्शंस जो हैं वो अब स्पेसिफाई कर दिए गए हैं। इट प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स। ये तो है ही, इट्स अ वेरी ऑब्वियस फैक्ट। और ये इन जनरल कॉन्स्टिट्यूशन की एक एडवांटेज होती है कि ये इंडिविजुअल्स के राइट को प्रोटेक्ट करता है। अगर इंडिविजुअल्स के राइट का ब्रीच हुआ है तो एक इंडिविजुअल कोर्ट जा सकता है, जुडिशरी की सहायता ले सकता है। एक और इसका एडवांटेज है कि ये केयरफुली प्लान कॉन्स्टिट्यूशन होता है। इसे बहुत केयर के साथ प्लान करके तैयार किया जाता है, बहुत ही नॉलेज और एक्सपीरियंस के साथ इसे तैयार किया जाता है। सभी लोगों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर इसे प्रिपेयर किया जाता है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार होने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए थे। ये खुद अपने आप में प्रूव करता है कि कितनी प्लानिंग के साथ एक कॉन्स्टिट्यूशन को, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया जाता है। सो दीज आर द मेरिट्स ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद इसकी कुछ डीमेरिट्स भी हैं। डीमेरिट यही है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस को बहुत डिफिकल्ट होता है चेंज करना। अगर रिजिड प्रोसीजर है तो उसको चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए स्पेशल प्रोसीजर होता है कि लाइक 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग का प्रोसीजर हो सकता है, या स्टेट रेटिफिकेशन की जरूरत भी पड़ सकती है। तो इससे ना कई बार रिजिडिटी आ जाती है और एक कंजर्वेटिज्म आ सकता है। क्योंकि इसको अमेंड करना डिफिकल्ट हो जाता है, तो चांसेस ये हैं कि ये अपने आप को चेंजिंग टाइम्स के अकॉर्डिंग अडेप्ट ना कर पाए। इसके जो प्रोविजंस हैं वो बदलते समय के अनुसार बहुत पुराने लगे या बहुत रूढ़िवादी लगे। तो ये एक डीमेरिट है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज दैट इट इज टाइम कंज्यूमिंग। अब अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है वो डेफिनेटली टाइम टेकिंग होता है। ऐसा नहीं है जब चाहा अमेंडमेंट कर दिया, तो इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। अनदर डिसएडवांटेज इज दैट इट रिजल्ट्स इन अ लीगल डिस्प्यूट। अब हम डिसएडवांटेजेस की बात कर रहे हैं, तो अगर हम नेगेटिव पर्सपेक्टिव से देखें तो इसमें लीगल डिस्प्यूट्स बढ़ जाते हैं। लोग ज्यादा से ज्यादा लिटिगेशंस फाइल कर देते हैं जुडिशरी में। जुडिशरी के पास काम बढ़ जाता है। वो ये डिसाइड करने में रह जाता है कि क्या कोई पर्टिकुलर लॉ कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट में है या नहीं है। और लोग ज्यादा लिटिगेशंस इसीलिए फाइल करते हैं बिकॉज उन्हें पता होता है कि लॉ किस प्रकार वर्क करता है। वो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक से चेक कर सकते हैं सारे के सारे प्रोविजंस, कि अगर उनका कोई राइट ब्रीच हुआ है तो वो कैसे कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। तो वैसे तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, बट अगर हम नेगेटिव पर्सपेक्टिव से इसको देखना चाहें
तो जुडिशरी का जो काम है ना वो बढ़ जाता है। अनदर डिसएडवांटेज इज दैट sometimes the language might be difficult to understand. Written constitutions are difficult to understand. देखिए, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो कस्टम्स पर आधारित होता है, कन्वेंशंस पर आधारित होता है, लेकिन जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, उसकी लैंग्वेज कई बार बहुत ज़्यादा टफ होती है, एक आम आदमी की अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ी टफ हो जाती है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि सिटीजन्स का इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में और उसकी प्रोविजंस में, क्योंकि ऐसे में इसको समझने के लिए बहुत सारी एफर्ट्स की ज़रूरत होती है और बहुत सारे टाइम की ज़रूरत होती है। तो ये इसके कुछ डीमेरिट्स हैं। हालांकि द मेरिट्स ऑफ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आर डेफिनेटली मोर देन द डीमेरिट्स। नाउ कम्स अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि अलिखित संविधान होता है। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज नॉट कंटेन्ड इन अ सिंगल डॉक्यूमेंट। ये एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो एक सिंगल डॉक्यूमेंट की फॉर्म में या एक सिंगल किताब की फॉर्म में अवेलेबल नहीं होता है। ये ओरल और रिटन दोनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। तो बेसिकली ये डॉक्यूमेंट की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है जैसे कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट करता है। ना ही इसे इनैक्ट किया जाता है, ना ही इसे कोडिफाई किया जाता है, और ना ही इसे किसी असेंबली द्वारा प्रिपेयर किया जाता है या ड्राफ्ट किया जाता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन समय के साथ साथ इवॉल्व होता है, एक्सपीरियंस के साथ ग्रो करता है, और इन्हीं अनरिटन कन्वेंशंस के थ्रू सरकारें और इंस्टीट्यूशंस फंक्शन करती हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन किन किन चीज़ों पर आधारित होता है, किन किन चीज़ों से बनता है, क्या इसकी सोर्सेज होती हैं? इसके एलिमेंट्स में आते हैं जुडिशियल डिसीजंस, यानी कि ऐसे डिसीजंस जो कभी जुडिशरी ने दिए हों। हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स कोई अवेलेबल हो वो भी आधार बन जाती हैं कॉन्स्टिट्यूशन का। मैक्सिम्स, मैक्सिम्स क्या होते हैं? मैक्सिम्स होते हैं ऐसे प्रिंसिपल्स जो कि मॉरल बिहेवियर से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि कहते हैं ना कि कार्य करते रहो और फल की इच्छा ना करो। सो मैक्सिम्स आर द प्रिंसिपल्स दैट आर कंसर्न विद मॉरल बिहेवियर। इसके अलावा प्रेसिडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का। प्रेसिडेंट्स क्या होते हैं कि पास्ट में कोई सिचुएशन हुई हो, उस पर कोई डिसीजन या एक्शन लिया गया हो, तो वो डिसीजन और एक्शन एक बेंचमार्क बन जाता है, एक मापदंड बन जाता है। फ्यूचर में अगर वैसी ही कोई सिचुएशन दोबारा रिपीट होगी, उस पर वही डिसीजन या एक्शन लिया जाएगा। ये होते हैं प्रेसिडेंट्स। फिर आती हैं कन्वेंशंस। कन्वेंशंस होते हैं नॉन लीगल रूल्स या पॉलिटिकल कस्टम्स। ये लॉ कोर्ट्स द्वारा इन्फोर्स नहीं किए जाते हैं। उसके बाद आते हैं लेजिस्लेटिव स्टैट्यूट्स, जो कि होते हैं लेजिस्लेचर द्वारा बनाए गए लॉ। और फिर आती हैं साइंटिफिक कमेंट्रीज। पॉलिटिकल साइंटिस्ट द्वारा की गई इंपॉर्टेंट कमेंट्रीज भी अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंपॉर्टेंट सोर्स होती हैं। So some of the parts may be available in written form, but they are not codified in the form of a legal document. रिटन फॉर्म में तो अवेलेबल हो सकते हैं कुछ पार्ट्स ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसा नहीं है कि इट्स कंप्लीटली अनरिटन, बट वो कोडिफाइड नहीं होते हैं। कोडिफाइड होता है जब आप लॉज को एक जगह पे कलेक्ट करते हो, उसे सिस्टमेटाइज करते हो और कंपाइल करते हो एक लीगल डॉक्यूमेंट की फॉर्म में। तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पार्ट्स कोडिफाइड नहीं होते, बेशक वो रिटन फॉर्म में अवेलेबल हों, और इसीलिए अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन को अनकोडिफाइड और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। As per Garner, it is the constitution where not all rules are unwritten and these are not found in any charter or document. गार्नर भी यही कहते हैं कि एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होता है जहां पर सारे रूल्स जो हैं वो अनरिटन नहीं होते हैं। इसका मतलब कुछ रूल्स रिटन तो होते हैं बट वो कोडिफाइड नहीं होते हैं, वो किसी चार्टर की फॉर्म में या किसी डॉक्यूमेंट की फॉर्म में फाउंड नहीं किए जा सकते हैं। और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट्स बेस्ड ऑन द मैक्सिम्स, कन्वेंशंस, प्रेसिडेंट्स, और ये कॉन्स्टिट्यूशन समय के साथ साथ इवॉल्व हुआ है। सो व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन? इट इज अडेप्टेबल टू अ कंट्रीज चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। इसे इजीली चेंज किया जा सकता है क्योंकि ये कोडिफाइड फॉर्म में तो होते नहीं है।
Laws can be added or removed as necessary. That's why it's very easy to amend. इनको अमेंड करना भी आसान होता है, सिंपल प्रोसीजर के साथ ही अमेंड हो जाते हैं. They are dynamic because they are adaptable to the social political environment. तो इस प्रकार का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपने आप को बदलते सोशल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अनुसार अपने आप को अडेप्ट कर लेता है और इसीलिए डायनामिक होता है. तो इसका एग्जाम्पल है कि सपोज करिए पास्ट में एक देश का कॉन्स्टिट्यूशन लेसेस फेयर की पॉलिसी को सपोर्ट करता था, लेकिन प्रेजेंट में उस देश का कॉन्स्टिट्यूशन वेलफेयर स्टेट की पॉलिसी को सपोर्ट करता है. नेक्स्ट मेरिट इज दैट इट इज इजी and makes it possible to take quick decisions in the time of urgency. इस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा आसान होता है, इसमें एक क्विक डिसीजन मेकिंग पॉसिबल होती है ताकि इमरजेंसीज को मीट किया जा सके. तो जैसे कोई इमरजेंसी है, लाइक कोई रिबेलियन हो गया या कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, तो इसकी प्रोविजंस को क्विकली मोल्ड किया जा सकता है, एक क्विक डिसीजन मेकिंग की जा सकती है इस प्रकार. एंड इट इज रेलेवेंट टू द नीड्स ऑफ द पीपल. ये लोगों की जरूरतों के प्रति ध्यान देता है. ऑल्सो बिकॉज इट इज एबल टू चेंज विद द चेंजिंग टाइम्स. तो इसमें लोगों की जरूरतों के अनुसार भी चेंजेस लाए जा सकते हैं. तो जैसे कि रिजर्वेशन की पॉलिसी नहीं है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन लोग उसको डिमांड करते हैं. सो इन अकॉर्डेंस विद द नीड्स ऑफ द पीपल, रिजर्वेशन की पॉलिसी अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन जाती है. तो ये होते हैं इसके मेरिट्स. वहीं इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं. The demerit is that an ordinary person cannot refer to any particular document to understand the governance. क्योंकि ये एक सिंगल डॉक्यूमेंट या बुक की फॉर्म में अवेलेबल नहीं होता है, जो एक आम इंसान है वो किसी बुक को या डॉक्यूमेंट को रेफर नहीं कर सकता जब उसे कुछ अंडरस्टैंड करना हो या कोई जानकारी लेनी हो. तो ये एक बहुत बड़ा डीमेरिट है. इट कैन बी अमेंडेड इजीली. बहुत इजीली इसमें चेंज लाए जा सकते हैं. और इस वजह से क्या होता है कि कोई लीडर या पार्टी अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इसे मोल्ड या चेंज कर सकती है. तो इससे जो कॉन्स्टिट्यूशन की एक सेक्रेडनेस होती है वो लूज हो जाती है. ऑल्सो इट लैक्स डेफिनेटनेस और सर्टेनिटी. क्योंकि ये किसी सिंगल डॉक्यूमेंट में कंटेन्ड नहीं होता है, अलग अलग सोर्सेज में स्कैटर्ड होता है, इसकी कोई सर्टेनिटी नहीं होती है. ये कोई श्योरिटी नहीं है कि अगर कोई चीज आज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो कल को भी वो उसका पार्ट रहेगी. हो सकता है वो समय के साथ चेंज हो जाए. सो दैट्स द रीजन इट लैक्स डेफिनेटनेस एंड सर्टेनिटी. अनदर डीमेरिट इज दैट इट्स नॉट सुटेबल फॉर ऑल द नेशंस. ये सभी नेशंस के लिए सुटेबल नहीं है, बल्कि सिर्फ ऐसे नेशंस के लिए सुटेबल है जहां जो पब्लिक है वो विजिलेंट है, उनको स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल नॉलेज है अपनी सराउंडिंग्स की. क्योंकि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस होते हैं वो किसी डॉक्यूमेंट फॉर्म में अवेलेबल नहीं होते हैं, लोगों को खुद ही नॉलेज रखनी पड़ती है. एंड देयर इज इनएडिक्वेट प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज. रिटन कॉन्स्टिट्यूशन से अगर हम कंपेयर करें तो ये पॉसिबिलिटी है कि जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो माइनॉरिटी ग्रुप्स की स्पेशल नीड्स को प्रॉपरली केटर ना कर पाए, उनके इंटरेस्ट को प्रॉपरली प्रोटेक्ट ना कर पाए. क्योंकि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो रिटन फॉर्म में मौजूद होते हैं, और अगर उन्हें ब्रीच किया जाता है तो लोग जुडिशरी का सहारा ले सकते हैं. बट अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में तो कुछ कोडिफाइड ही नहीं होता है. तो ये पॉसिबिलिटी है कि माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को प्रॉपरली प्रोटेक्ट ना किया जाए. तो ये भी इसका एक डीमेरिट है. तो ये तो थे रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन. अब आता है इवॉल्व्ड और इनैक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन. देखिए, सिंपलेस्ट तरीके से अगर मैं आपको बताऊं तो जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, और जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इनैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन है. इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो एवोल्यूशन का रिजल्ट होता है. इट ग्रोज विद टाइम. इट इज द रिजल्ट ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट एंड ऑफ द ग्रोथ ऑफ रूल्स. ये कस्टम्स, यूसेजेस, ट्रेडिशंस, प्रिंसिपल्स और जुडिशियल डिसीजंस पर आधारित होता है. और जो इनैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन होता है ये एक मैन मेड कॉन्स्टिट्यूशन होता है,
एक असेंबली के द्वारा बनाया जाता है या किसी कन्वेंशन के द्वारा बनाया जाता है, और ये रिटन फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ अ डॉक्यूमेंट और अ बुक। तो जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं वो इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन के मेरिट्स डीमेरिट्स हैं, और जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की मेरिट्स डीमेरिट्स हैं वो ही इनएक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं। सो दीज वर द टू वेज टू क्लासिफाई द कॉन्स्टिट्यूशन। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। बाकी की जो 4 तरीके की क्लासिफिकेशंस हैं वो हम अपनी आने वाले वीडियोस में समझेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।